वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज का ये वीडियो क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। इसमें हम लोग 20 से 25 वीडियो बनाए हैं। तो चलिए आज इस लास्ट सेशन में एक्सरसाइज के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, जो 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 18 तक, इसको हम एनसीईआरटी बुक से आपको समझाते हैं, आप इसको बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल, an electron being moving horizontally from back wall toward the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? अब सिंपल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हम ऐसे किसी ऑफिस में हम बैठे हैं चैम्बर में, तो मेरा ये जो बैक है वो इस वॉल की तरफ है और इलेक्ट्रॉन जो है पीछे के वॉल से निकल के सामने के दीवार की तरफ जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे है। और हम जानते हैं कि सर्किट में कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट करंट का डायरेक्शन है। कि अगर इलेक्ट्रॉन हमसे दूर जा रहा है हॉरिजॉन्टली इस तरह से, इट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में मेरे तरफ आ रहा है, सामने के दीवार से बैक वॉल की तरफ आ रहा है। क्लियर? तो हम ठीक है, और ये डिफ्लेक्टेड होता है मेरे राइट साइड में, मतलब मोशन होता है राइट साइड में। अब उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड है, घड़ी हम लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, देखिए। तो हम इसको ये अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर्थ फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो सेंट्रल फिंगर करंट बताता है, फोर्थ फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, थंब मोशन को बताता है, यानी डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को बताता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि करंट मेरे तरफ आ रहा है। तो देखिए ये बीच का उंगली मेरे तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो फोर्थ फिंगर है ये मेरे, क्योंकि ये लेफ्ट है तो ये राइट हैंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट साइड में, और ये मेरे तरफ करंट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम इसको अब जो है ना फील्ड का डायरेक्शन, तो अब अगर ये इधर कर देंगे तो फील्ड इसमें का डायरेक्शन ये हमको बताना है। तो आप इसको ऐसे एडजस्ट कर दो, ध्यान दो। अब करंट किधर आया? मेरे तरफ आ रहा है। ये थंब किधर है? मेरे राइट साइड। अब हम देखेंगे ये जो फोर्थ फिंगर है वो किधर इंडिकेट कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड इंडिकेट कर रहा है। इट मीन अगर करंट का डायरेक्शन मेरे तरफ हो, मोशन अगर मेरे राइट साइड में हो, तो उसके बाद हम अगर फोर्थ फिंगर के पोजीशन को देखेंगे तो वो डाउनवर्ड होता है। इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के यूज करके हम इसका आंसर बता सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है कि राइट द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि पिछले सेशन में हमने 2 पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और आप उसमें उसके वर्किंग को समझा सकते हैं। आप उसको फिर पिछले सेशन के वीडियो को देखेंगे तो क्लियरली उसको मैंने 2 बार समझाया, इसलिए उसको दिक्कत, आप उसको देख के वहां से भी फिर कर सकते, सेम क्वेश्चन दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कि नेम सम डिवाइसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, जैसे अभी हम फिर चलिए सेम क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जहां पर वो कोई मैकेनिकल फंक्शन करेगा जिसमें मोटर लगा होता है। आप सुनते होंगे ना पंखा, तो फैन जो होता है, फैन में क्या मोटर लगा होता है। वॉशिंग मशीन है उसमें भी मोटर लगता है। वाटर लिफ्टर जो है उसमें भी मोटर है। हम मिक्सचर, जूसर, ग्राइंडर जितना भी यूज करते हैं सब में क्या मोटर लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, सब में मोटर लगा हुआ है। जो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से हम एक डिवाइस का नाम लिख सकते हैं। ठीक है? कुछ आप कुछ और भी अपने मन से 3, 4, 5 लिख दो। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है, ये कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ये कॉपर वायर को अगर हम एक गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर दें तो what will happen if a bar magnet is pushed into the
कॉइल, सेकेंड में दिया है कि विड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, और थर्ड में दिया है कि हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए वंस अगेन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को फिर रिमाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने क्या देखा कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। तो जब आप कॉइल के अंदर किसी भी मैग्नेट को जब पुश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट को पुश कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसको आप इंसाइड कर रहे हैं तो मैग्नेट क्या मोशन में है। अगर इस डायरेक्शन में अगर हम मैग्नेट को पुश करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में उसका डिफ्लेक्शन होगा। उसको अगर आप विड्रॉ करोगे, बाहर निकालोगे, तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। तो दोनों केस में चूंकि मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसीलिए कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा नहीं होता है कि हम जो क्वेश्चन याद करके जाएंगे एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन कि क्यों हुआ, और डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो पोल पर भी डिपेंड करेगा। मैग्नेट के अगर पोल को चेंज कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा उसका। फिर उसके स्ट्रेंथ पर अगर हम करंट के मैग्नेट अगर मोशन को ज्यादा करेंगे, स्पीड बढ़ा दें, तो करंट क्या ज्यादा इंड्यूस कर सकता है। नेचर ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड कर सकता है। अब ऐसे देखते होंगे कि फैन है, तो अगर हम कोई कंपनी का फैन खरीदते हैं और एक लोकल फैन खरीदते हैं तो लोकल फैन की जो बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, उसमें क्या करता है कि कॉपर का उतना बेस्ट वायर नहीं होता, इसलिए उसमें मैकेनिकल वर्क कम होता है, पंखा जो है ना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब करंट को कैरी कर रहा है, तो जब करंट को कैरिंग कर रहा है तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर आपको फोर्स का फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को यूज करना है। ठीक है। कहीं करंट इंड्यूस होगा जहां मैकेनिकल एनर्जी से जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वहां फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्टेट द रूल। आप जो रूल को स्टेट करेंगे उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर किसका रूल अप्लाई होगा। तो क्योंकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है इसलिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को हम स्टेट कर देंगे। जस्ट अभी हम आपको बताएं फिर कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर्थ फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं तो थंब मोशन को बताता है, फोर्थ फिंगर फील्ड को बताता है और सेंट्रल फिंगर क्या करंट को बताता है। ठीक है। फिर 16 में एक्सप्लेन द अंडरलाइंग, फिर वही कुछ इस बार क्या है 16 में कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये भी हम आपको पिछले सेशन में 2 वीडियो में समझाए हैं, तो आप वहां से फिर इसको भी समझ सकते हैं। 17 में है कि व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। शॉर्ट सर्किट कब होता है? तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक्सीडेंटली जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में या ड्यू टू ओल्ड इंसुलेशन ऑफ वायर जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, यानी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जब कॉन्टैक्ट बनता, फिजिकल कॉन्टैक्ट बनता, तो एक ही पॉइंट पर ज्यादा हेवी अमाउंट में करंट विड्रॉ होता है, जहां उसके चलते ज्यादा वहां हीट जनरेट हो जाता है, और जब हीट जनरेट होता है तो फायर एक्सीडेंट का डर होता है। इसीलिए उसको प्रिकॉशन यही रखना है कि आप लोड नहीं बढ़ाएंगे, ओवरलोड नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे हम ये हमेशा उसको चेक करते रहेंगे कि कभी भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आवे। और शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है। क्लियर। फिर दिया है लास्ट क्वेश्चन है 18 कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर। ठीक है। अर्थ वायर ग्रीन इंसुलेशन में होता है और ग्रीन एक सिग्नल होता है प्रोटेक्शन लेयर में। कभी कभी जैसे हमारे घर में ओवरलोडिंग पड़ गया, उस केस में भी वो प्रोटेक्ट करता है। अगर वोल्टेज की कमी है तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। कहीं अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को ड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में वो अर्थ वायर के थ्रू क्या एस्केप कर जाता है और हम इलेक्ट्रिक शॉक से क्या बच जाते हैं।
वाई द नेसेसिटी टू अर्थ मेटेलिक एप्लियंसेस। अब उसको हमें कह रहा है कि ये क्यों जरूरी है कि उसको हम किसी मेटल एप्लियंसेस के साथ कनेक्ट करें। तो मेटल एप्लियंसेस के साथ जब उसको कनेक्ट करते हैं तो मेटल एप्लियंसेस में क्या होता है, उसमें ज्यादा हीट करंट जो है ना ड्रॉ होता है, क्योंकि मेटल एप्लियंसेस का जो है ना रेसिस्टिविटी कम होता है। लेकिन वो मेटल एप्लियंसेस हम जनरली उस डिवाइस में यूज करते हैं जो लार्ज अमाउंट में करंट ड्रॉ होता है। इसीलिए देखा जाता है उसमें तीन, जैसे आप देखिएगा एक सिंपल आप बल्ब लगाते हैं उसमें 2 पिन आता है, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि फ्रिज का जो पिन आता है सॉकेट, जिसको सॉकेट जो आता है 3 पिन, क्या फ्रिज का कभी 2 पिन आता है? 3 पिन आता है। तो तीसरा पिन जो है सबसे ऊपर में जो रहता है वो क्या है, एक अर्थ वायर को बताता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है। अगर हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो उसका भी देखिएगा 3 पिन है। तो मेटल एप्लियंसेस डिवाइसेस का मतलब हुआ जिसमें 3 पिन लगा हुआ है और वो ज्यादा लार्ज अमाउंट में करंट को ड्रॉ करता है, तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट से हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो आप इस सेशन को देख लेंगे तो आपका ये मैग्नेटिक चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 2-3 सेशन में और इस चैप्टर का इंटेक्स जो एक्टिविटी है उसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले सेशन में हम पढ़ाने के क्रम में आपको बहुत सारे एक्टिविटी को डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन फिर भी 2-4 एक्टिविटी छूट गए हैं, इसलिए 1-2 वीडियो और बनाएंगे जो उसके एक्टिविटी को भी डिस्क्राइब कर देंगे। थैंक यू।